वेलकम टू विशाल ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का विशाल ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप लोगों को काफ़ी बुरा लगा होगा कि बहुत से चैनलों पे DFCCIL की जो रिक्रूटमेंट नोटिस हैं वो वायरल हो रही हैं। और मैंने काफ़ी लेट, काफ़ी क्या मतलब कि वो 3-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा। आप आशा करता हूँ बहुत से लोगों ने देखा होगा, जो एक पेपर की कटिंग थी। उसमें DFCCIL की वैकेंसी 535 पोस्ट के लिए वैकेंसी का जो उसमें न्यूज़ दिया हुआ था, तो एक्चुअली वो मुझे फ़ेक लग रहा था। मुझे क्या, कई लोगों को फ़ेक लग रहा था। कुछ चैनलों पे तो फेक न्यूज़ बता भी दिया गया था उसे। लेकिन मैंने इसीलिए कोई भी इसमें अभी अपडेट नहीं दिया था, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को मेल भी किया था इसकी जानकारी के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से कोई भी गलत न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी आप लोगों को सूचना दूँ वो ऑथेंटिकेट हो। और जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी जो ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स हैं, एज लाइक सरकारी रिजल्ट या फिर और भी बहुत से जॉब सर्चर्स वगैरह, तो इन लोगों ने भी ये इस वैकेंसी के लिए कोई अपडेट नहीं इशू किया था। ठीक है, तो अभी अभी आप लोग देख सकते हैं, मैं DFCCIL के कैरियर सेक्शन में हूँ। DFCCIL वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट का है। ये तुरंत DFCCIL ने अपडेट किया अभी जस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01DR 2023। तो आइए देखते हैं। ये तो कंफर्म हो गया है कि ये जो है आपको वैकेंसी है वो ओरिजिनल है। और इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक बार उस न्यूज़पेपर की जो कटिंग थी उस पर भी बात करना चाहूँगा कि क्यों मुझे वो फेक लगा था। तो आइए देखते हैं उसके बारे में भी। तो दोस्तों, ये रही वो पेपर कटिंग वाली जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ थी, जो वायरल हुई है 3-4 दिन पहले से। तो इसमें मुझे फेक वो इसलिए लगा था कि इसमें कई सारे ऐसे जगह थे जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एडिटिंग किया हो। और इस प्रकार का बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, जो एडिटिंग करके और ऐसे वायरल कर दिया जाता है फेमस होने के लिए, और हो भी जाते हैं बहुत से लोग। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे जो ये थ्रू ऑनलाइन मोड जो ये लिखा हुआ है, ये जो बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। उसके बाद अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे डाउट यहीं लगा था। ये आप लोग देख सकते होंगे जो 01DR 2023 लिखी हुई है ना, तो एक्चुअली DFCCIL में कोई भी आपका जो है जो एम्प्लॉयमेंट अभी तक जो नोटिस आया था वो DR वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। जो भी नोटिस आती थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर आता था, वो डायरेक्ट, जैसे कि इसके पहले था 4/21 का था, उसके पहले 11/18 था, 2018 था। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला था कि 01/DR जो एक वर्ड है वो इसमें ऐड करके लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ज्वाइंट टेलीग्राम ग्रुप हरियाणा jobs.in का की तरफ से ये शायद वायरल हुआ था, आई थिंक। और जहाँ तक अगर बात करें तो इसमें देखिए एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखा था कि ये जो डेट और टाइम लिखा हुआ है इसको भी बोल्ड अक्षर में करके लिखा गया है। यहाँ पे जो भी है ये बोल्ड अक्षरों में लिखी गई थी। ठीक है, और इसी में लिख दिया गया था कि डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 01DR containing all details about filling of online application from the and the entire recruitment process may be seen at DFCCIL websites in career section। ठीक है, तो जब ये वायरल हुआ था उस समय क्या, अभी के कुछ देर पहले तक ये चीज़ जो थी वो DFCCIL के कैरियर सेक्शन में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ये टोटली फेक लग रहा था। इस वजह से मैंने इस पर कोई अपडेट नहीं दी थी। ठीक है, तो आइए अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। गाइस, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने, DFCCIL का ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है यहाँ पे दे रहा है 01DR 2023। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर में इन्होंने डिजिट के साथ जो है वो वर्ड्स का भी यूज़ किया हुआ है। इसीलिए वो मेनली कन्फ्यूजन वाला चीज़ था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, और ये आपका रिक्रूटमेंट जो नोटिस है ये आपके सामने है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ये ऊपर तो ये पूरा जो DFCCIL का जो भी ईस्टर्न और वेस्टर्न जो भी इनके यूनिट्स वगैरह हैं, इन सब के नाम दे रखे हैं, कहाँ कहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये वो।
ठीक है। और बाकी अब यहाँ से मेन है, DFCCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन। यानी कि ये आप केवल एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये वैकेंसियाँ निकली हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी एक नोटिस आया था, वो DFCCIL के थ्रू ही वो नोटिस था, जो कि MTS की वैकेंसी के बारे में था, जूनियर एग्जीक्यूटिव के बदले में। तो एक चीज़ है यहाँ पे वो भी थी डाउट क्रिएट करने वाली, क्योंकि DFCCIL ने पहले एक नोटिस निकाली थी MTS की भर्ती कराने के लिए, जो कि उन्होंने पेंडिंग में रखा, निकाला ही नहीं, और सामने ये वायरल होने लगा। तो ये भी एक थोड़ा डाउट पैदा करने वाला था। खैर वो बात हटाइए, वो भी वैकेंसी जब भी दे वो तब की बात होगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने वाला है ये 20/5/23 यानी कि आज से ही ये आपको 16 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि शाम 4 बजे से आप लोग फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको आई थिंक सरकारी रिजल्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और जो लास्ट डेट है वो 19 जून 2023 तक है, आपको रात के 11:45 तक, ठीक है। DFCCIL ने एक और यहाँ पे चीज़ दे रखा है कि 19 तारीख को तो आपको मे बी एक्सटेंड हो सकता है, जैसा कि पिछली वैकेंसी में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे फॉर्म वो एक्सटेंड हुआ था। बट अभी कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और भी चीज़ दिया हुआ है कि एप्लीकेशन करेक्शन का एक विंडो खुलेगा आपको। ये जब फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी, यानी 19 तारीख को बंद हो जाएगी, और 26 तारीख को 26 से 30 तारीख तक जो एप्लीकेशन जो है, अगर बहुत से लोगों का होता है, गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, तो उनके लिए एक ये दिया हुआ है कि आप वहाँ पे फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं दोबारा, ठीक है, 26 से 30 तारीख के बीच में। और फिर आप बात करते हैं यहाँ पर, देखिए कि अब की बार जो ये हुआ आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपको 2 फेज़ में लगा, ठीक है, CBT 1 और CBT 2, यानी बोले तो प्री और मेंस, ठीक है। तो और इसका टेंटेटिव शेड्यूल भी जो दिया हुआ है ये अगस्त 2023 में दिया हुआ है। जो आपको प्री लेगा ये अगस्त 2023 में होगा, ये टेंटेटिव डेट्स हैं। और जो मेंस जो होगी यानी कि CBT स्टेज 2 होगा वो दिसंबर 2023 में होगा, ठीक है। और फिर जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव OPBD के लिए होता है, जो ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट पोस्ट के लिए होता है, उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, CBAT, तो वो जो है आपको मार्च 2024 में लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे बताया गया कि आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए हर चीज़ मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं दूसरे पेज में हूँ। ये टोटल जो PDF है वो 39 पन्नों का है। एक एक करके अगर सारी चीज़ें बताऊँ तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे लोग बहुत से जो होते हैं वो बोर होने लगते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि काफ़ी शॉर्ट में सब चीज़ निपटा दूँ। फिर आइए देखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ CAVT एंड अदर पोस्ट स्टेज रिक्वायरमेंट हो गया। आपको यहाँ पे अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, जिसकी टाइमिंग 10 बजे से 17 बजे यानी कि शाम 5 बजे तक का रखा गया है। आप लोग सैटरडे संडे और हॉलीडेज़ छोड़ के आप लोग बात कर सकते हैं इस पर, किसी प्रकार की भी हेल्प चाहिए हो तो, ठीक है। आगे आते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका पोस्ट नंबर 1 हो गया एग्जीक्यूटिव सिविल, जिसकी टोटल वैकेंसियाँ हैं 50। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दिए हुए हैं, तो ये आपके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हो गया। आप यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ आपने अगर 60% मार्क्स के साथ अगर पास किया है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट, सिविल के एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे, ये एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए हुआ। यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसियाँ हैं। सेम यहाँ भी वैसे ही है, ये 3 ईयर डिप्लोमा, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ आप अगर आपने 60% मार्क्स के साथ पास किया है तो यह फॉर्म भर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जिसको OPNBD हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है इसकी 235 पोस्ट के लिए है।
और इसमें जो है वो इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन विथ, इसमें भी सेम है। इसमें आप कोई भी ग्रेजुएट डिग्री लगा सकते हैं, उसमें भी आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें आप ये जान लीजिए कि 59.99% भी होगा तो उसको भी वो 60% से वो नीचे ही कंसीडर किया जाएगा, वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका OPBD के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए हो गया। फिर देखिए यहाँ पे इस बार फाइनेंस के लिए भी निकाला हुआ है। फाइनेंस 2 पोस्ट इस बार नया ये निकाला हुआ है। नया नहीं, पोस्ट तो पहले से ही है, वैकेंसीज अभी देखने को मिली है फाइनेंस और HR डिपार्टमेंट के लिए। HR बोले तो ह्यूमन रिसोर्स, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का 19 पोस्ट के लिए है, और फिर यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए 14 पोस्ट के लिए है। तो इसमें भी जो इसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव के लिए आपको कॉमर्स के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, वो भी 60% होनी चाहिए। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स का यानी कि HR डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव के लिए जो है वो आपको यहाँ पे भी आपको 3 इयर्स की बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ BBA, ठीक है। BBA, BMS, इन दोनों में से कोई भी आपको 60% के साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं। देखिए इस बार IT के लिए भी यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें सिर्फ 6 पोस्ट रहेंगी, वैकेंसी है। और इसका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे है, यह भी 3 साल की कोई भी बैचलर डिग्री कोई भी नहीं यहाँ पे जो इसमें से दिया हुआ है, दैट इज़ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर 3 इयर्स कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से किसी भी एक ये आपको ट्रेड के साथ आप 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हो गया हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हो गया। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जो पे स्केल है वो सेम ही है, पहले के जैसे ही है। बेसिक आपका 25,000 रहेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 24 वैकेंसियाँ हैं, टोटल वैकेंसी। इसमें से जो इसका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आप मैट्रिक के साथ 2 साल का कोई भी, इसमें से जितना जो मेंशन है, कोई भी ITI या अप्रेंटिसशिप जो आप इसमें से जो भी दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आप 60% के साथ अगर आपने पास किया है, आपके पास डिग्री है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे आपको SNT डिपार्टमेंट में, यानी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। इस बार इसमें SNT में काफ़ी वैकेंसियाँ दिए हुए हैं, 148 वैकेंसी है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें से कोई भी ट्रेड के साथ आपने मैट्रिक विथ ITI 60% के साथ आपने पास किया है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। ये सिर्फ 9 पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें भी आप मैट्रिकुलेशन के साथ 60% का कोई भी आप अगर आपने पास किया हुआ है तो ये आप ये पोस्ट भर सकते हैं। यहाँ पे एक ख़ास ध्यान देने वाली बात है कि बाकी सभी में 2-2 साल का दिया हुआ है, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 1 ईयर ड्यूरेशन ITI। यहाँ पे जिसका 1 ईयर का भी अगर डिग्री है, बहुत से लोग जो होते हैं वो 2 साल की डिग्री ट्रेड कोर्स करते हैं, और बहुत से लोग जो होते हैं अगर जैसे गवर्नमेंट से करते हैं तो मे बी उनकी रैंक नीचे होने की वजह से उनको NCVT ट्रेड नहीं मिल पाता है, तो 1 साल का वो लोग कर लेते हैं। तो आप यहाँ 1 साल का भी अगर कोर्स किए हुए हैं और 1 साल का आपने अगर अप्रेंटिसशिप आपने कंप्लीट किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, तो ये आप फॉर्म उनके लिए है, ये भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, ये आप लोग देखिएगा कि जो भी एप्लीकेंट हैं
फॉर्म भरने वाले जो भी लोग हैं वो 19/6/2023 के पहले उनकी डिग्री मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उसके पहले अगर अभी तक वो अगर अपेयरिंग कैंडिडेट होंगे, ठीक है, या फिर उनका फाइनल रिज़ल्ट अगर नहीं आया हुआ है, क्लोजिंग डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो क्लोजिंग डेट है यानी 19/6 तक उनका अगर रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है, उनका जो कोर्स है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे ये फॉर्म भरने के लिए। वो लोग ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये खास करके बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वही बता रहा था कि जिनका भी जो 2 डिग्री मिली होगी, अगर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है बीटेक और एमटेक का एक साथ, या फिर बीईएमई का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, तो अगर उनको 2 डिग्री मिली हुई हैं तो उनका जो फर्स्ट डिग्री होगा बीई का या फिर बीटेक का, वो उसका मार्क्स काउंट किया जाएगा। अगर उनको इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट ही मिली है, यानी दैट मीन दोनों कोर्स को मिला के एक साथ एक ही डिग्री दी गई है, तो फिर वो उस एक डिग्री का जो फाइनल जो मार्क्स होंगे वो उनका यहाँ पे काउंट किया जाएगा, परसेंटेज है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे सेम चीज़ वही यहाँ पे भी दिया हुआ है। जो अगर जो भी कैंडिडेट अगर बीबीए और एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं तो उनके साथ भी सेम यही प्रोसेस है। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग, वो आपकी 4 साल की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि ये ध्यान दीजिए आप लोग, तो फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज़ प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जहाँ डिप्लोमा दिया गया है, तो जो कैंडिडेट अगर उससे हायर क्वालिफ़िकेशन अगर उन्होंने किया हुआ है, दैट इज़ बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग किया है 60% के साथ, तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। कई लोगों के ये मन में क्वेश्चन होती हैं कि मैंने डिप्लोमा तो नहीं किया है, मैंने बीई बीटेक किया हुआ है, क्या मैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो वो ऑब्वियसली कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए डिप्लोमा दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव के लिए अगर वहाँ डिप्लोमा दिया हुआ है, लेकिन आपके पास बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री है 60% के साथ, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर सेम आप देखिए यहाँ पे एक फिर लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ इसके साथ नहीं है। अगर ये एग्जीक्यूटिव और ओपीएनबीडी यानी ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट और एग्जीक्यूटिव फाइनेंस और एग्जीक्यूटिव एचआर के लिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव सेम डिपार्टमेंट के लिए है, जो चीज़ इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, आपको वही क्वालिफ़िकेशन आपको देना होगा, वही डिग्री वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हायर डिग्री है तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट विल नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल, ठीक है। तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये ओपीबीडी फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट के लिए ये हुआ। इनके लिए जो आपको जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, आपको उन्हीं में से आपके पास अगर डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकती हैं, अदरवाइज़ वो नहीं भर सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी हायर डिग्री हो, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। सेम देखिए, ये मैटर देखने में भी आया था एक बार, काफ़ी ये चर्चा में रहा था कि आपको 18 की वैकेंसी वाले के टाइम में एक लड़का था जो आईटीआई पे था, आईटीआई का एमटीएस का शायद था, हाँ एमटीएस का उसने एग्ज़ाम क्रैक किया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो पहुंचा तो उसने डिप्लोमा का डिग्री वहाँ पे पेश करते हुए कहा कि मेरे पास तो इससे हायर डिग्री है, मैं क्यों नहीं एलिजिबल हो सकता। तो काफ़ी वहाँ पे बवाल हुआ था, किसी तरह लड़के को समझा बुझा के उन्होंने बाहर निकाला। तो इस बार उन्होंने देखिए ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि जहाँ पे आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मांगा गया है, वहाँ पे अगर आपके पास अगर हायर क्वालिफिकेशन यानी बीई बीटेक बीएससी या डिप्लोमा वगैरह है, तो ये है आपको सबसे लास्ट में देखिए लिखा हुआ है शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे उस फॉर्म को भरने के लिए, उनको आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की ही डिग्री दिखानी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में।
भले ही आप एग्ज़ाम पास कर जाएं, फॉर्म आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी, लेकिन आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा अगर आपके पास ITI का डिग्री नहीं होगा तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे फिर ये सारी भी दी हुई हैं। हाँ, एक और चीज़ है, बहुत से लोगों के मन में एक और बात की डाउट होती है कि सर हमने डिस्टेंस से ये किया हुआ है, मेरे पास डिग्री है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। इस वीडियो में देखिए आपको टोटली एकदम हर चीज़ आपसे अलग से वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि इसी वो वीडियो में सब चीज़ शामिल कर सकूँ, ताकि आपको दोबारा कन्फ्यूज़न न रहे किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे जो भी लोग अगर डिस्टेंस से वो किए हुए हैं तो उनकी डिग्री भी यहाँ पे मानी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो है उनको अपना जो सर्टिफिकेट है, डिग्री, डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट है जो यूनिवर्सिटी से जो जारी की जाती है वो अप्रूवल करा के आपको लेके आना होगा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है कि एक्स सर्विसमैन फॉर द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट द क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंसी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंस्ट्रक्शन शैल बी एप्लीकेबल। उन पे भी जो क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंसी है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको दे रहा है द एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट शैल हाउएवर हैव टू प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट स्टेटिंग देयर क्वालिफिकेशन ट्रेड हैज़ बीन एक्वायर्ड विद द प्रिस्क्राइब। यहाँ पे ये दे रहा है कि उनको भी ये चीज़ प्रोड्यूस करनी होगी जो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, अदरवाइज़ उनका जो कैंडिडेचर है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास और बढ़ते हैं इसमें, ये आप लोग देख लेंगे। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई हुई थी ना, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दिया है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर 59.99% है, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होती है कि 59.99% है वो इक्विवेलेंट टू 60% माना जाता है, बट यहाँ पे आपको बता दूं कि वो आपका 60% नहीं काउंट किया जाएगा, बल्कि यहाँ पे वो ट्रीटेड एज लेस दैन 60% ही काउंट किया जाएगा, यानी कि आप एलिजिबल नहीं हैं ये फॉर्म भरने के लिए। तो वो लोग ध्यान रखेंगे, अदरवाइज उनकी मेहनत बेकार जाएगी, ठीक है। फिर आपको बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट आ गया। एज लिमिट तो वही है 18 से मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। फिर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है। सेंट्रल हर प्रकार की फॉर्म में दी ही जाती है, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसमें दिया जाता है DFCCL में, ठीक है। फिर आपको बात करते हैं, ये वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह हो गया। OBC, ये OBC जो भी अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग जो OBC हैं इसका फॉर्मेट दिया हुआ है एनेक्सर 1B में, उसी के हिसाब से आप लोग बनवा के लाना होगा, ठीक है। और फिर आपको ये दे रहा है आपको फिर EWS के लिए EWS कैंडिडेट जो हैं उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया गया। इसके बाद असिस्टेंस PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। मैं PDF वैसे डाल दूँगा, इस वीडियो के साथ डाल दूँगा, ठीक है। तो वो लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। फॉर एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे हो गया, और एक सर्विसमैन में यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। एक सर्विसमैन वाले जो भी हैं ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, आपको एक सर्विसमैन के लिए नहीं, एक उनके लिए जो, हाँ यहाँ पे दे ही दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लीजिए, वो आ ही गया जो मैं बताने वाला था। कोई भी कैंडिडेट जो कहीं दूसरे जगह वर्क कर रहे हैं और वो लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु आर एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस,
रेगुलर बेसिस पे हो, किसी भी यानी गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ कोई भी हो जो, तो उनको वो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन एनओसी लेके आना ही होगा, ये जान लीजिए। अदरवाइज़ अगर वो एनओसी अगर नहीं दे रहे हैं तो उनकी जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दी जाएगी। वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही वो एग्ज़ाम पास कर लें, उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब डीवी के टाइम में अगर आप एनओसी नहीं दे पाते हैं तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये DFCCIL के एम्प्लॉय के लिए है। जो भी DFCCIL के जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनको एनओसी देने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पे विजिलेंस एंड DNAR क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो आप लोग ये लोग पहले से बनवा के रखेंगे। उसके बाद आपका पर्क्स एंड अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले भी वीडियो इस पर मैं बना चुका हूँ। पहले सब पोस्टिंग जो होगी वो ऑल ओवर इन इंडिया होती है। जितने जो भी इसके DFCCIL के अपने यूनिट्स, स्टेशन या प्रोजेक्ट जो भी इस ऑफिस वगैरह होती है वहीं पे आपको देगा, कहीं भी इंडिया में दे सकता है। फिर है उसके बाद आपको बात करते हैं प्रमोशन पॉलिसी वगैरह है, तो इस पे भी एक वीडियो मेरा पहले से पड़ा हुआ है, आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होगी कि आप लोग देखिए हर पोस्ट के लिए जो है आपका ये टोटल पोस्ट के लिए प्री और मेंस दोनों होंगे, ठीक है। और इसमें केवल एक पोस्ट के लिए ही है, आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि OPNBD के लिए एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है उसका, उसी के लिए इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो इसमें कंडक्ट होगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट तो सभी के लिए होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल बताया गया है। जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट देयर शैल बी 2 स्टेज CBT फॉर द ऑल, ये तो हो गया, ये मैंने पहले ही बता दिया कि हर पोस्ट के लिए दोनों फेज होगी, प्री और मेंस दोनों होगी, ठीक है। और फिर आपको दिया है जो उसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड होगा, नहीं जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो एजुकेशनल स्टैंडर्ड के एक बराबर होगा, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है, आपको 1/4 ये आपका काटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो CBT फर्स्ट जो होगी वो केवल स्क्रीनिंग नेचर की होगी, दैट मीन वो केवल पासिंग नेचर का होगा। इसमें केवल जो होगा इस पर आपको मतलब कोई इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल रिजल्ट में काउंट नहीं होंगे। इससे केवल आप लोग जो लोग इसमें पास करेंगे उनको ही सेकंड यानी कि वो लोग ही मेंस दे पाएंगे, उनका ही जो है आपका उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा CBT सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है। और जो उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो जो मेंस यानी कि CBT सेकंड स्टेज का जो नंबर होगा आपका, उसी के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए फाइनल जो सेकंड स्टेज जो भी लोग पास कर जाएंगे तो जो पोस्ट जो वैकेंसी है उसकी 20 गुना जो है वो प्री में यानी फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर टेस्ट होगी उसके 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, मेंस देने के लिए। और मेंस में भी जितने लोग पास करेंगे आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए तो वैकेंसी के 8 गुना लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के पैनल के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गए। CBT फर्स्ट के बारे में जो दिया है कि आपका CBT फर्स्ट जो रहेगा वो 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा और PWD कैंडिडेट के लिए वो 120 मिनट का होगा। क्वेश्चन की जो संख्या रहेंगी वो आपको टोटल देख लीजिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा और जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है ये जो टाइम होगा वो 90 मिनट का सिर्फ होगा।
ठीक है। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स जो है वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के 15 रहेंगे, और फिर लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से 30 क्वेश्चन रहेंगे। फिर नॉलेज अबाउट रेलवेज़ और DFCCL से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगी वो 10 क्वेश्चन इससे रहेंगे, आपको रेलवे से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो मेंस जो होगी, तो मेंस वो होगा आपको 120 मिनट के लिए, PW कैंडिडेट के लिए टाइमिंग 160 मिनट का होगा, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं कि जो मेंस जो होगा वो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होगा, वो भी एक एक मार्क्स का होगा, और इसमें आपको 120 मिनट के टाइम दी जाएगी 120 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो चीज़ मैंने पहले यह बताया था अभी कि जो सेकेंड स्टेज में जो मार्क्स आपका आएगा वही फाइनल रिजल्ट के लिए आपका कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, ये तो खैर वो हो गया। फिर बाकी तो जो कट ऑफ आता है उसके हिसाब से आपको वो काउंट किया जाता है। इसमें आपको और मैं बता दूं कि इसमें ही मार्क्स अब पहले भी हुआ था, मार्क्स जो हो गए वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पे होंगे, ठीक है। टाई ऑफ मार्क्स अगर किसी कैंडिडेट, दो कैंडिडेट या फिर मतलब 2-4 कैंडिडेट का अगर मार्क्स टाई कर रहा है तो उनका कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, कौन मतलब सीनियर होगा, कौन उसमें जूनियर होगा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यहाँ पे ये बताया गया है। फिर देखिए ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, ये ऑब्जेक्शन के लिए भी दिया है इन्होंने। ये एग्ज़ाम ओवर होने के बाद आप इसमें 100 रुपये के पर क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग अपना जो भी ऑब्जेक्शन है वो सबमिट कर सकते हैं। उसका भी डेट निकाला जाएगा। यहाँ पे तो अभी कोई डेट नहीं दिया हुआ है, पर उस समय ये आपका जैसे ही आएगा फिर मैं अपडेट कर दूंगा। उसके बाद है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके बारे में ये दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे इसके। CABT का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मिनिमम 42 मार्क्स दिया हुआ है। उसके बाद आपको CABT यहाँ पे फिर सेकंड का दिया हुआ है, तो ये आप लोग देख लेंगे। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया हुआ है, तो ये तो पहले आप लोग प्री और मेंस पास कीजिए, उसके बाद की ये चीज़ें हो गई। PDF में आप लोग टोटल डिटेल्स जिनको भी पढ़ना होगा वो आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बाकी सारे वही चीज़ें दी हुई हैं, पूरे डिटेल्स। मेन जो चीज़ें हुई वैकेंसी के लिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और देखिए हाँ एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ जो है वहाँ पे पूरा फर्स्ट स्टेज के लिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे फॉर्म भरने के टाइम में ही आपको उस टाइम आपको दिया जाएगा कौन सा सिटी आप चूज़ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो 1000 रखा गया है। यार भाई यार DFCCL चलिए कोई नहीं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, हाँ वो जो ऊपर दिया हुआ था ना कि अगर किसी का फॉर्म भरते टाइम में गलती हो गया तो उनको यहाँ पे करेक्ट करने के लिए जो है तो मॉडिफिकेशन फ़ी जो आपका रहेगा वो 100 रुपये का रहेगा। आप 100 रुपये दे के आप फॉर्म अपना मॉडिफाई करा सकते हैं जिनकी भी फॉर्म गलती हुई है तो, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन फॉर्म, ये फॉर्म सबमिट करने के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे काफ़ी डिटेल्स। वैसे ही वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, ठीक है। और फिर इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे CBT के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बैंड आइटम वगैरह सब ये बताया गया है कि एग्ज़ाम में क्या चीज़ नहीं लेके जाने हैं। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया आपका एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर आप कोई मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। हाँ इसके बाद देखिए अब इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें अपडेट होंगी वो आपको DFCCL के वेबसाइट पे वो अपडेट होते जाएगा, ठीक है। जैसा कि मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि जैसे ये वैकेंसी का जो न्यूज़ था वो तो 4-5 दिन पहले से वायरल हो रहा है, लेकिन DFCCL ने अपने वेबसाइट पे ये चीज़ नहीं डाला हुआ था कि ये वैकेंसी आने वाली है
और कुछ लोगों पे मैंने मेल भी किया था, बट उनके थ्रू भी कोई जवाब नहीं आया जो हायर अथॉरिटी हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में। और मेरे जो पहले जान पहचान के थे उनका बीपीएससी के थ्रू अपने बिहार में हो गया। वो अभी वीडियो पोस्ट पे वो चयन हो चुके हैं, तो उनसे अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा। ठीक है, तो बाकी सारे जो हैं आप लोग यहाँ पे आ गए। इसके बाद ये फॉर्मेट्स वगैरह सब दिए होंगे, ये आपको देखिए SC एंड ST के जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, नीचे सारे वही चीज़ दिए होंगे आपको। फिर OBC के लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। तो यही सारे हैं चीज़ें हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी लोग DFCCL का फॉर्म भरना चाहते हैं, DFCCL में जो ज्वाइन होना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। बाकी आपका DFCCL में मोस्ट वेलकम है। बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Yeah.